ओमठो धराटे काट दिए गौरव भैया, हिंदी में धराटे, पूरी तरह से धराटे। तो आओ बेटा, आज आपको एक हिंदी का ओवरऑल टेस्ट लगवाता हूं बेटा, पूरा ओवरऑल टेस्ट। फोन साइलेंट कर देता हूं, ठीक है। ओवरऑल टेस्ट लगाते हैं बेटा, बिल्कुल धांसू। देखो बेटा, सारे चैप्टर लगभग कवर करने की कोशिश करूंगा। अगले टेस्ट में और भी ज्यादा चैप्टर है, लगभग 25 चैप्टर लूंगा इससे बाद जो टेस्ट बनेगा। सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो पहली चीज, वाच्य किसे कहते हैं भैया? पहली चीज, वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता पड़े कि क्रिया कर्ता पर डिपेंड है या कर्म पर डिपेंड है या फिर उसके भाव पर डिपेंड है। क्रिया किस चीज पर डिपेंड है? यानी कि क्रिया में जो लिंग प्रयोग करा गया है या जो वचन प्रयोग करा गया है, लिंग या वचन, वो किस पर आधारित है? कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है या भाव पर आधारित है? ये वाच्य के द्वारा चेक करा जाता है। किसका? क्रिया का। क्रिया किस पर आधारित है? तो ठीक है, क्रिया कर्ता पर आधारित है, कर्म पर आधारित है या उसके भाव पर आधारित है, ठीक है। उसी हिसाब से लिंग और वचन प्रयोग होते हैं, तो ये चेक करा जाता है। इसी को हम कहते हैं वाच्य, इसी को कहते हैं भैया वाच्य। अगला पॉइंट, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के भैया? वाच्य 3 प्रकार के। कौन सा? पहला कर्तावाच्य या कृतवाच्य, या तो कर्तावाच्य लिख लीजिए या कृतवाच्य, कृतवाच्य। अच्छा भैया जी। दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। अच्छा भैया जी, कैसे पहचानेंगे कि कोई कर्तावाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? भैया अगर क्रिया कर्ता पे डिपेंड होगी, भैया हमें कैसे पता कर्ता पे डिपेंड होगी? लगा के देख लेंगे, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, ठीक है। अगर कर्ता कर रहा है तो कृतवाच्य, कौन लगा के देख लेंगे इसमें? के द्वारा या से लगा के देख लेंगे किससे काम हो रहा है, ठीक है। और कर्म की एक और पहचान है, 2 क्रिया एक साथ आ रही होंगी, 2 क्रिया एक साथ आ रही होंगी, ठीक है। जैसे अध्यापक के द्वारा पुस्तक पढ़ा, पुस्तक बाकी ऊपर लिख दे रहा हूं सेंटेंस को, इधर पढ़ाई जाती है। अब आप जरा देखिए बेटा, पढ़ाई भी क्रिया हो गया, जाती है भी क्रिया हो गया, ठीक है। और दूसरी बात पूछेंगे किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा, इसका भी जवाब मिल रहा है से, ठीक है। किससे? पुस्तक से पढ़ाया जा रहा है। तो जब दोनों के जवाब मिल जाए तो कर्मवाच्य। भाववाच्य, भैया भाववाच्य में मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, वो हो गया भाववाच्य। अब पूछा सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, या मुझसे सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। यह वाक्य किस वाच्य में है? तो सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, भाव की बात कर रहा है ना। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है, नहीं लगाना जरूरी थोड़ी है। पढ़ी नहीं जाती तो भी भाववाचक है, और सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, सोहन पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य हो जाता। सोहन पुस्तक पढ़ता है, लेकिन उसने सिंपल नहीं दिया, ठीक है। और सोहन अध्यापक के द्वारा सोहन को पुस्तक पढ़ाई जाती है, वो हो जाता कर्मवाच्य। लेकिन वो कह रहा सोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या हो गया? भाववाच्य। भाववाच्य, तीनों वाच्य समझ में आ गए। कृतवाच्य कैसे पहचानेंगे? कौन लगा के, ठीक है। और कर्मवाच्य के द्वारा या से पहचानेंगे। आगे चलते भैया, पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, लड़कियों से हंसा नहीं जाता, लड़कियों से हंसा नहीं जाता, नीला ही सही लग रहा है यार, ठीक है। आगे चलो बेटा, लड़कियों से हंसा नहीं जाता, मैंने अभी बताया था मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, ये सारे क्या होंगे भैया? ये सारे हैं भैया कौन से? भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो कहां है भाववाच्य? ये रहा भैया। तो सी इसका सही आंसर हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं बेटा, अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाया, इसे
कर्म वाच्य में बदलना है, कर्म वाच्य में। ठीक है, अध्यापक ने, अब मैंने बताया था कर्म वाच्य में कैसा आता है, के द्वारा या से, यही तो आता है। तो ये वाली चीजें देखो, छात्रों ने पढ़ाया, गलत बात। ठीक है, छात्रों ने पढ़ाया, पहली बात तो ने नहीं आता। दूसरी बात, छात्रों ने पढ़ाया, अध्यापक छात्रों को पढ़ाएगा। ठीक है, को नहीं, हमें क्या चाहिए, के द्वारा या से, तो इसमें आ रहा द्वारा, किसमें आ रहा, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा। अब मैंने दूसरी पहचान बताई थी इसमें। ठीक है, कर्म वाच्य में क्या आती है, दो क्रिया आती हैं साथ में, पढ़ाया क्रिया एक, गया क्रिया दो, दो क्रिया आ रही हैं, तो कौन सा हो गया ये, क्या इसमें दो क्रिया आ रही है, छात्रों ने पढ़ाया, पढ़ाया एक क्रिया होगी पढ़वानी, पढ़ाएगा एक क्रिया, पढ़ते हैं एक क्रिया, इनमें कितनी क्रिया आ रही है, एक, एक क्रिया किसमें होती है भैया, कर्म वाच्य में। ठीक है, ओ सॉरी, कृत वाच्य में, कृत वाच्य में। और कर्म वाच्य में कितनी क्रिया होती है भैया, दो क्रिया, दो क्रिया, पहचान है इनकी, कभी पेपर में फंस जाओ, दो क्रिया। या फिर ये शब्द चाहिए हमें, के द्वारा से, के द्वारा से, बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ए, इसका आंसर कौन सा हो गया, ए। आगे चलते हैं, भाव वाच्य में क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होता, भाव में। देखो भाव में ध्यान रखना, भाव वाच्य में, भाव वाच्य, देखो अगर कृत वाच्य आ जाए तो कृत वाच्य में कर्ता के अनुसार, कृत वाच्य में कृत वाच्य में कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के। और कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार। ठीक है, लेकिन भाव वाच्य में, भाव वाच्य में सदा एक वचन में हो गई बेटा, एक वचन और पुल्लिंग में होगा। एक वचन पुल्लिंग देखो जरा कहां, ये रहा। तो भाव वाच्य वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना ऐसा, भाव वाच्य पेपर में आ सकता है, भाव वाच्य। तो भाव वाच्य में क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं, क्रिया का लिंग और वचन हमेशा, ठीक है, लिंग और वचन हमेशा किसके अनुसार होता है, भाव वाच्य में सदा एक वचन पुल्लिंग के अनुसार होता है, एक वचन पुल्लिंग के अनुसार होता है। उससे चला नहीं जाता, अभी मैंने बताया था, मुझसे खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, चला नहीं जाता, कौन सा हो गया, भाववाच्य। अच्छा ये पूछा ही नहीं है कौन सा, अगर पूछता तो ये कौन सा हो जाता, भाववाच्य, भाववाच्य। इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलने पर क्या होगा, कृतवाच्य में बदलना, कृत पर, कृत वाला कौन सा होता, कर्ता वाला, जिसमें कर्ता पर डिपेंड हो। ठीक है भैया, चलो जी आगे चलते हैं। वह नहीं चल सकता, पहली बात तो वह कहां से आ गया। ठीक है, शब्द थोड़ी बदल जाएंगे, उससे चला नहीं जाता, शब्द तो यही रहेंगे, नहीं थोड़ा एडजस्ट करना, उसे चलना नहीं था, उससे चला नहीं जाता, इस तरीके से होना चाहिए, है ना। वह चला नहीं, उसे चलाना नहीं था, वह नहीं चल सकता, इससे तो वही सही है, उससे नहीं चलेगा, उससे नहीं चलेगा क्या क्या मतलब, सेंस ही बदल गया, उससे चला नहीं जाता, उसे चलना नहीं था। ठीक है, वह चला नहीं, वह चला नहीं, वह नहीं चल सकता, वह नहीं चल सकता, उससे उससे चला नहीं जाता, उससे, उससे की जगह शब्द कर दिया इसने इस्तेमाल, वह नहीं चल सकता, यही हो गया बेटा इसका सही, वह नहीं चल सकता, एक क्रिया चाहिए थी हमें। ठीक है, वह नहीं चल सकता। कर्म वाच्य में कर्ता के साथ कौन सा परासर्ग आता है, कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में मैंने बताई थी कर्ता के साथ दोष आते हैं, या तो के द्वारा, तो यानी कि ज्यादातर या तो द्वारा शब्द आता है या इसकी जगह से शब्द आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछ सकता है कौन सा सही हो गया, सी, कर्म वाच्य में, है ना, कर्म वाच्य में, और दो क्रिया भी आती हैं। ठीक है भाई, शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाई, इसमें क्रिया किस प्रकार की है, फिर देखो जरा, अब क्या ऑप्शन से पता लगाओ, छह सकर्मक अकर्मक पूछना चाह रहा, तो देखो जरा सकर्मक अकर्मक कैसे पहचानते, भैया मैंने आपको बताया था कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2018। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है, क्रिया के दो भेद है, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक,
अकर्मक कैसे पहचानोगे भैया? 3 शब्द लिखो, क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। आहा हा, गर्मी में आनंद आ रहा है बेटा, गर्मी में आपको आवाज क्लियर आ रही होगी, है ना। इन तीनों में से किसी एक का भी जवाब मिल गया तो सकर्मक। अगर तीनों में से किसी का भी जवाब नहीं मिला तो अकर्मक, जवाब मिल गया तो सकर्मक। अगर एक से ज्यादा जवाब मिल गए, एक से ज्यादा जवाब मिल गए तो द्विकर्मक। आगे बात समझ में भैया? बिल्कुल आ गई। अब जरा देखते तीनों के जवाब। शिक्षक ने छात्र को व्याकरण पढ़ाई, ये 3 शब्द किसके साथ लगा के देखने? पहले क्रिया ढूंढो, पढ़ाई, क्रिया ढूंढ ली। अब क्रिया के साथ सकर्मक अकर्मक में ये तीनों शब्द लगा के देखो। क्या पढ़ाई, तो क्या पढ़ाई? व्याकरण। क्या पढ़ाई? व्याकरण। मिल गया जवाब पहला। किसे पढ़ाई? छात्र को पढ़ाई। अगर एक ही जवाब मिलता तो ये हो जाता हमारा सकर्मक, ठीक है। एक भी जवाब नहीं मिलता तो हो जाता अकर्मक। एक भी नहीं मिलता तो, जब एक भी ना मिले, लेकिन यहां तो मिल गया, दूसरा भी मिल गया। किसे पढ़ाई? छात्र को पढ़ाई। 2 मिल गए। जब 2 जवाब मिल जाए तो द्विकर्मक। जब 2 जवाब मिल जाए तो द्विकर्मक। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। प्रेरणार्थक क्या होता है? जब हम किसी दूसरे आदमी को काम करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। मम्मी जी आज खाना बना लेना, ठीक है, या खाना बनवा लेना। बना लेना तो भी मम्मी से कह रहे हैं, दूसरा व्यक्ति है, और बनवा लेना किसी तीसरे से तो भी दूसरा व्यक्ति है, तो ये हो जाता प्रेरणार्थक। तो ये भी नहीं है इसमें, तो इसमें कौन सा हो गया? द्विकर्मक, ठीक है। तू क्या सालस मांगे बेटा? तू अपनी ड्यूटी पर है भाई। वह हंसता है, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? वह हंसता है, क्रिया पूछ रहा, फिर सकर्मक अकर्मक की बात आ गई। तो अभी मैंने बताया सकर्मक अकर्मक के लिए क्या करो? 3 शब्द, क्या, किसे और किसको। क्या, किसे, किसको। पहले क्रिया ढूंढो। वह हंसता है, हंसता है क्या है? क्रिया। क्या हंसता है? नहीं पता। कौन हंसता तो पता है, वह हंसता। कौन नहीं लगाना, कौन नहीं, क्या। क्या हंसता नहीं पता, किसे हंसता नहीं पता, किसको हंसता, तो ये हो गया अकर्मक। क्या हो गया? जब कोई जवाब ना मिले, जब तीनों में से कोई जवाब ना मिले तो क्या हो गया? अकर्मक। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया भैया जी, आगे चलते हैं। कौन सी क्रिया सदा अकर्मक होती है? भैया हमें क्या पता, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले बेटा, अच्छे अच्छे को फंसा देगा। यूपी कांस्टेबल 2024 है ना, हाँ, जो पहले पेपर थे उसमें क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी क्रिया सदा अकर्मक रहती है? सदा अकर्मक। खाना, राम खाना खाता है, ठीक है। सदा अकर्मक कह रहा, अभी रुक जाओ। राम पानी पीता है। अब मैंने क्या कही थी? 3 शब्द, क्या, किसे, सकर्मक अकर्मक के लिए, और किसको। 3 शब्द ढूंढने ना, ठीक है भैया जी। सोना, राम सो रहा है, राम पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब देखो जरा, खाता है क्रिया है, क्या खाता है? खाना। जवाब मिल गया तो क्या हो गया? सकर्मक। मैंने सारे शब्दों पे एक सेंटेंस बना लिया, है ना। पीता है, क्या पीता है? पानी। क्या हो गया? सकर्मक। जवाब मिल गया पहला ही, क्या पीता है? पानी। क्या सो रहा है? सो रहा है। क्या सो रहा है? नहीं पता। कौन सो रहा है तो पता पड़ गई, कौन तो पता पड़ गई, कौन सो रहा है? राम सो रहा है, पर क्या पता नहीं पड़ी, किसे पता नहीं पड़ी। और राम वैसे भी करता है, यहां राम पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र। तो ये भी हो गया सकर्मक। इन तीनों में जवाब मिल गए।
तो इसका मतलब सोना जो है वो सदैव अकर्मक रहता है। वो क्या रहता है? सदैव अकर्मक। ध्यान रखना, सदैव अकर्मक। अगर आपसे भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो तुक्का मत मारना जल्दबाजी में आइडिया लगा के। अरे भैया ठंडे दिमाग से सेंटेंस बनाओ अच्छा सा, और उस सेंटेंस को बनाने के बाद करके देखो, है ना। जल्दबाजी किस बात की है? हाँ भाई एक्टिव हो जाओ, बढ़िया करके बेटा बताते रहो, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा। तुम तो ऐसे ढीले बैठ जाओ, मैं अभी आलस में आ जाऊंगा, गर्मी बहुत हो रही है। पृथ्वीराज रासो के रचिता कौन है भैया? चिदंबर है, चंदबरदाई। हाँ ठीक है, चंदबरदाई। तो यही तो पूछना था। क्या पूछ रहा? अच्छा किस काल के कवि हैं? तो बेटा पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंदबरदाई ने। क्या किस काल के चंदबरदाई है बेटा? अब आप इससे ही समझ जाना जरा, पृथ्वीराज रासो क्या है जरा समझना। पृथ्वीराज रासो ऐसी रचना है चंदबरदाई की जिसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का, वीरता का वर्णन करा। वीरता। अच्छा भैया जी, कितना वर्णन करा, आप इससे ही आनंदित हो जाएंगे बेटा। शब्द भेदी बाण है ना, शब्द भेदी बाण क्या कहते हैं? राम जी के जो पिताजी थे दशरथ, उनके पास था। उनके बाद अगर कहीं शब्द भेदी बाण हमने सुना है तो वो कहां सुना है? चंदबरदाई की पृथ्वीराज रासो में। क्या सुना है? कि ये मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ते, उसे कई बार हराते हैं, कई बार 21 बार से कई बार का जिक्र है। हराने के बाद क्या होता भैया जी? हराने के बाद हर बार उसे छोड़ देते हैं। एक बार गोरी जीत जाता है, एक बार गोरी जीत जाता है और वो इन्हें बंदी बना लेता है, इनकी आंखें फुड़वा देता है, इनकी आंखें फुड़वा देता है। तो आपने वहां देखा होगा बेटा इनकी वीरता का जिक्र कि अंधे होने के बावजूद भी इनका वजीर जब वर्णन करता है कि गोरी इतनी दूर बैठा है, इतने गज पे है, इतना है, तो ये शब्द भेदी बाण से अंधे होने के बाद भी क्या करते हैं? उसे मार देते हैं गोरी को। ठीक है, तो उन्हें कहा गया था शब्द भेदी बाण, यानी कि उसकी आवाज को सुनकर ही शब्द को भेद देना। तो बेटा वीर गाथा काल, आदि काल कहा गया है बी। ठीक है, तो किस काल के कवि हैं भैया ये? पृथ्वीराज रासो किसके काल के कवि हैं भैया? वीर गाथा काल या आदि काल। आदि काल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल। आदि काल को क्या कहा गया है? वीर गाथा काल। तो वीरता का वर्णन है वीर गाथा, वीर गाथा काल। गुरुजी आवाज मंदी कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। ठीक है भैया जी, आप समझ गए होंगे वीर गाथा काल। आगे चलते बेटा 11वें क्वेश्चन पे। कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास किस काल के कवि हैं? आपको पता है कबीरदास, आय हाय हाय, सूरदास और तुलसीदास क्या करी है इन्होंने भैया? इन्होंने करी है भैया भक्ति, इन्होंने करी है भक्ति। तो किस काल के कवि हो गए? भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं भैया? भक्ति काल के कवि हैं। हाँ बेटा क्लियर ना आ रहा समझ में तो बता। क्लियर? हाँ भैया जी बिल्कुल समझ में आ रहा। अच्छा इनके अलावा और कोई कवि भी? भैया मीराबाई है, बहुत सारे कवि हैं भक्ति काल के। आगे चलते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख कवि। ये क्वेश्चन तो दोबारा आया, कुछ दिन पहले फिर पढ़ा दिया था छायावाद का, है ना। छायावाद का फिर से पढ़ा दिए थे भैया। देखो भैया हिंदी के 4 काल है हिंदी के। सबसे पहला आदिकाल, आदिकाल अभी बताया। आदिकाल में पुराने राजाओं की वीरता का वर्णन है ज्यादातर, तो इसे वीर गाथा काल भी कहते हैं, वीर गाथा काल। आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति काल, है ना। अभी मैंने बताया था भक्ति काल के कभी भी बताए थे पिछले। उसके बाद आता रीति काल, उसके बाद आधुनिक काल, और आधुनिक काल को ही कई टुकड़ों में तोड़ा गया। जैसा आधुनिक काल का पहला नाम है द्विवेदी युग, नहीं द्विवेदी युग से पहले भी है, ठीक है, दूसरे पे द्विवेदी। और तीसरे पे है हमारा छायावादी। तो ये उसके बाद ऐसी चौथा है, ठीक है, प्रगतिवादी, प्रगतिवादी, ठीक है।
और ये सारे किसके? आधुनिक काल के। तो पहली बात तो छायावाद किसका है? हाँ बेटा, छायावाद किसका है ये बताइए। ठीक है, छायावाद है भैया आधुनिक काल का, और इसके जनक है भारतेंदु युग से शुरुआत हुई थी। तो भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु, भारतेंदु, आगे की मात्रा हटा देना, ये भारतेंदु। ठीक है, तो भैया आधुनिक काल को भी कई कालों में तोड़ा गया, भारतेंदु युग। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता? आधुनिक काल का जनक भी भारतेंदु को कहा जाता। ठीक है, भारतेंदु को। ठीक है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने की थी, भारतेंदु युग भी कहा जाता है। भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, और आजकल के भी चल रहे, कौन से चल रहे भैया? प्रयोगवाद। ठीक है, पांचवा भी अगर कह दें, ठीक है, पांचवा है प्रयोगवाद। तो पहले तो हिंदी के ही देखो, हिंदी के 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हिंदी के कितने काल है? 4, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को भी 6 में तोड़ा गया लगभग। पहला भैया भारतेंदु युग, पहला भारतेंदु युग, सबसे पहला आधुनिक युग में भारतेंदु युग चला था। ठीक है, और इसके जनक भी भारतेंदु ही है। द्विवेदी युग चला, फिर द्विवेदी, ठीक है, छायावादी युग चला, फिर छायावादी युग, फिर चला प्रगतिवादी। और इसने पूछा छायावादी कौन से? प्रगतिवादी के बाद चला भैया प्रयोगवाद, प्रयोगवादी के बाद चला 5वां प्रयोगवाद, प्रगतिवादी के बाद प्रयोगवाद। ठीक है भैया जी। अब इसने पूछा कौन सा? छायावादी का, छायावादी। तो छायावादी का मैंने आपको पहले भी बताई थी, प्रसाद, ऋषभ पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूरज की छाया में रहेंगे, छाया में, प्रसाद की छाया में रहेंगे, प्रसाद की, ऋषभ पंत की छाया में रहेंगे, निराला सूरज की छाया में रहेंगे, और महादेवी वर्मा की छाया में रहेंगे। ये चारों छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं, छायावादी के एक तरीके से स्तंभ है। ठीक है, चारों, बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। अगर इसमें से पूछ ले प्रगतिवाद, तो देखो प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद में, छायावाद का तो मैंने बताया, प्रगतिवाद भैया, प्रगतिवाद में आप एक तरीके समझो मजदूरों की, किसानों की ऐसी आवाज उठाई गई जो कार्ल मार्क्स ने उठाई थी। ठीक है, तो इसे मार्क्सवादी, इसे मार्क्सवादी सोच भी कहा जाता है। किसको? प्रगतिवाद को, प्रगतिवाद को। बिल्कुल भैया, ये चारों भी याद हो गए, ये चारों भी याद हो गए। आगे चलते हैं, ज्यादा पलट गया क्या? हाँ, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये पहले तो यही याद कर लो, ये क्वेश्चन अपने हाथ में। ठीक है, भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे आदिकाल को बताया था मैंने, वीर गाथा काल, आदिकाल को वीर गाथा काल, ऐसी भक्ति काल को स्वर्ण काल, भक्ति काल को स्वर्ण काल। किसने कहा? ठीक है, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्लियर बेटा? इसके अलावा कुछ और फेमस कवि इसके बता देते हैं। तो भैया अभी मैंने आपको बताया था तुलसीदास, थोड़ी देर पहले ही, पिछले क्वेश्चन में ही है, मैं अभी कवर करा देता हूं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये भी किसके हैं भैया? भक्ति काल के। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। और यहां पे क्या कह रहा? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो मैंने अभी जवाब दिया आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भैया जी। वीर गाथा काल किस काल का दूसरा नाम है? अरे ये तो अभी तो बताया था, वीर गाथा काल किसको कहा गया? आदि काल को, आदि काल को, आदि काल को वीर गाथा काल। ठीक है, आदि काल को वीर गाथा काल कहा गया। क्लियर बेटा? बहुत बढ़िया जी। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का रीति काल किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पूछा है उसने? रीति काल पूछा, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जरा मेरे प्यारे बच्चों, आप गुड़िया आप बताना चाहोगी? चलो तुम क्या बताओगे, हम ही बताते हैं। देखो बेटा, अभी हमने बताया आदिकाल को, आदिकाल को वीर गाथा काल, वीर गाथा लिया है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी भाभी मुझे डांटती, काम हो गया अब सही है ना। अब ये कह रहा हिंदी साहित्य के रीति काल को, रीति काल को। तो बेटा रीति काल को इनमें से भक्ति काल तो नहीं कहा जाएगा, वीर गाथा काल आदि काल को कहते हैं। छायावाद मैंने बताया आधुनिक का एक हिस्सा, आधुनिक काल का, आधुनिक काल के अंदर आता, आधुनिक काल के अंदर आता। क्या क्या बताया था मैंने आधुनिक काल के अंदर? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद छायावादी के बाद है प्रयोगवादी, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवादी, प्रयोगवादी के बाद भी नई कविता, अब लेटेस्ट जो चल रहा नई कविता। ये सारे हो गए आधुनिक काल के। ठीक है, और रीति काल का बचा श्रृंगार काल, श्रृंगार काल।
भाई आप ही बताओ जरा, इस ऑप्शन को ही पकड़ लेते हैं। भक्ति काल का आपको बता ही दिया, वीर गाथा काल, तो ए और सी तो वैसे ही खत्म हो गए, ये तो एक दूसरे का नाम हो गया। छायावादी मैंने अभी आपको थोड़ी इससे पिछले क्वेश्चन में समझा, आधुनिक काल को क्या हिस्सों में तोड़ा गया, क्या हिस्सों में तोड़ा गया, कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला यानी कि भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, तीसरे नंबर पर छायावादी है आधुनिक काल का, और पूछ किसका रहा, रीति काल का, तो ये किसका हो गया, छायावाद तीसरे नंबर पे भैया आधुनिक काल में। चौथे पे प्रगतिवाद, पांचवे पे प्रयोगवाद, छठे पे नई कहानी। ठीक है, तो ये सारे किसके हो गए, आधुनिक काल के, जो मैंने 6 के 6 बताए। तो ये, तो इसमें पूछा हमसे रीति काल का, तो रीति काल का हो गया सिंगार काल, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, इसका ऑप्शन हो गया भैया बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके मेरे भैया, आगे चलते 16वें क्वेश्चन पर आगे। अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक, देखो यहां पे 2 3 है। पहला द्वैतवाद, एक ये है अद्वैतवाद, एक है विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैतवाद, तीनों को ही समझते हैं एक तरीके से। ठीक है भैया, तीनों को ही समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या दे रखा है इसने, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का क्या है, देखो बेटा, कोई कौन विवाद नहीं करता, विवाद नहीं करते शंकर भगवान। अद्वैतवाद, शंकर भगवान कभी विवाद नहीं करते। ठीक है, तो शंकराचार्य, शंकराचार्य ट्रिक भी याद रखना वरना एक साथ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आदि शंकराचार्य, इसका आंसर हो गया सी। क्या है अभी बताऊंगा। अद्वैत, अद्वैत मत करो, मतभेद मत करो। अद्वैत का मतलब होता, अद्वैत का मतलब है दो ना होना, दो ना होना, दो नहीं है। द्वैतवाद का मतलब है दो होना, दो होना। अद्वैतवाद का मतलब है दो ना होना, दो ना होना। भैया नहीं आई बात समझ में, अभी बताता हूं, पहले याद तो कर लो। 2 जने हैं, 2 जने, ये बताइए किसने, ये भैया हमें बताइए माधवाचार्य ने। माधव, माधव बीच बीच आप कर दो, माधवाचार्य, माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन से दिया है, द्वैतवाद, द्वैतवाद 2 जनों के बारे में बताया। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने बताया अद्वैत के बारे में, अद्वैत। ठीक है, अद्वैत। और रामानुज ने कौन सा बताया, रामानुज ने बताया भैया विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है भैया, बिल्कुल भैया जी। अब इन तीनों के बारे में आप समझ लोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। पहला, ओहो बोर्ड भी गर्म हो रहा, लाइट आई क्या, नहीं आई अब भी। रामा अनुज क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद में इन्होंने क्या कहा, आत्मा, आत्मा मतलब मानव है ना, मानव नर, मनुष्य और ईश्वर, ईश्वर ना तो एक है, ना तो एक है और ना ही अलग है। ठीक है, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया यानी कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं, आत्मा अलग है और ईश्वर अलग है। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद यानी कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, अलग नहीं है मतलब एक है। इन्होंने ये तो नहीं कहा एक है, इन्होंने क्या अलग नहीं है, आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है। किसने कहा, आदि शंकराचार्य ने। इन्होंने क्या दिया, अद्वैतवाद, कि दोनों में अंतर नहीं है, अद्वैत। द्वैतवाद किसने किया, माधवाचार्य ने, मध्य में आके, कि दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। क्या क्या अलग है, आत्मा और ईश्वर। रामानुज ने कहा ना तो अलग है और ना एक ही है, पूरी तरह से ना अलग दिया है ना एक ही दिया है। तो इसका हमें चाहिए था अद्वैतवाद का, तो आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। माधव ने द्वैतवाद दिया, रामानुज ने विशिष्ट द्वैतवाद दिया। आगे चलते हैं भैया जी, आगे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक दर्शन के। अभी बताया मैंने विशिष्ट द्वैतवाद कौन सा भैया, तो अभी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। तो माधवाचार्य मैंने बताया था द्वैतवाद के, द्वैत है ना, रामानुज विशिष्ट, शंकर भगवान अद्वैत। तो इसका हो गया बी, आंधी आ गई है, इसका हो गया बी आंसर। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हैं, चलो थोड़ा शॉर्ट्स मारेंगे। द्वैत दर्शन के प्रवर्तक, अभी बताया द्वैतवाद के माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य।
4 है। बिल्कुल भैया, समझाते हुए चलना जरूरी है ना। हिंदी व्याकरण को वैज्ञानिक आधार देने वाले किशोरीदास वाजपेयी की प्रमुख रचना कौन सी है? ठीक है, तो भैया किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी व्याकरण को वैज्ञानिक आधार देने वाले किशोरीदास वाजपेयी की प्रमुख रचना कौन सी है? बेटा इसे जरा चेक करके आप चेक कर लेना खुद ही, ये मेरे माइंड में नहीं आ रही है। ठीक है, ये आप खुद चेक कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान कौन है? हाँ बिल्कुल, प्रथम भारतीय क्या, तो ध्यान से सुनना जरा। अगर भारतीय कहेगा भारतीय तो शिव सिंह सेंगर, ठीक है, ये है प्रथम भारतीय जिन्होंने भारत के इतिहास को लिखा, प्रथम भारतीय। अगर प्रथम विदेशी पूछ लेता, विदेशी, तो विदेशी है जिन्होंने फ्रांस की लैंग्वेज में लिखा था, फ्रांस की लैंग्वेज में। ठीक है, फ्रांस की कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच में। अच्छा भैया, किसने लिखा था? गार्सा दा तासी, ये है प्रथम विदेशी। अगर प्रथम विदेशी पूछ ले, प्रथम विदेशी किस चीज के विदेशी? क्या भारत आने के? नहीं भैया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले। अच्छा भैया जी, ये है भारतीय, तो हमसे भारतीय ही पूछा है, तो हमें कौन से पर टिक करना? सी पे। अगर विदेशी पूछ लेता तो गारसादी तासी, भारतीय पूछा इसलिए शिव सिंह सेंगर। कोई दिक्कत हो तो मेरे बच्चों बताओ। ठीक है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने भैया भारत का इतिहास एक पुस्तक लिखी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखी थी? भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, और उसमें इन्होंने भारत के इतिहास को प्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया था। इन्होंने क्या दिया था इसे? सुव्यवस्थित, अगर पूछ ले, और वैज्ञानिक रूप, और वैज्ञानिक रूप। मतलब अगर क्वेश्चन पूछ ले हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप सर्वप्रथम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ओके मेरे प्यारे भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसका कौन सा हो गया? सी ऑप्शन। आ जाओ। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालखंडों का वर्गीकरण किसने किया है? ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अच्छा जी, हाँ भाई, कितने खंडों में तोड़ रहा? 4 खंडों में तोड़ रहा। किसने करा? मैंने अभी बताया था आपको, आधुनिक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालखंडों का वर्गीकरण। फिर भी इस क्वेश्चन को आप चेक कर लेना बेटा, है ना, इस क्वेश्चन को आप एक बार चेक जरूर कर लेना। वैसे मैंने आधुनिक का आपको बता ही दिया। अभिनंदन में उपसर्ग कौन सा है? देखो बेटा, अभिनंदन, अभिनंदन मैंने बताया था, जब भी उपसर्ग और प्रत्यय करो तो टुकड़े तोड़कर अभिनंदन। तो अभिनंदन में कौन सा बन गया मेरे प्यारे बच्चों? अभी, अभी प्लस नंदन, अभी, तो बी हो गया, है ना। आगे चलते हैं, लेखनीय में प्रत्यय। अच्छा, उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा बता दो भैया। उपसर्ग अगर आ रहा है, उपसर्ग, तो मतलब उपसर्ग किसी शब्द के आगे। कहां आ रहा होगा? किसी शब्द के आगे। और प्रत्यय कहां आता? प्रत्यय आता किसी शब्द के पीछे, पीछे। तो अर्थपूर्ण शब्द ढूंढना होता पहले। जैसे इसमें देखिए, लेखनीय, तो हम जैसे तोड़ते लेखक, तो कैसे तोड़ते बेटा? लेख प्लस कै, लेखक, 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 तो अक निकाल देते। ऐसे इसमें क्या निकलेगा? लेखनीय, तो लेख प्लस नीय, लेख प्लस नीय, क्योंकि प्रत्यय कहां निकलता? पीछे। तो आगे एक अर्थपूर्ण शब्द निकाल लिया हमने, आगे एक अर्थपूर्ण, बोर्ड गर्म हो रहा, बिल्कुल हाथ भी ना लगा पा रहा। लेख, तो एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया, पीछे क्या बचा? नीय। अच्छा, टुकड़े पढ़ के तोड़ने हैं, ना कि लिखे हुए से। लेखनीय, लेखनीय, जैसा लेखक, है ना। अब लेख प्लस कै क्या बनता है इसमें? अगर वैसा तोड़ोगे तो आप बनेगा लेख प्लस कै, लेकिन हम अगर बोल का तोड़ते तो लेखक, लेखक, तो क्या निकलता है इसमें? प्रत्यय अक, कै की जगह क्या निकलता? अक। ऐसे इसमें लेखनीय, लेखनीय। क्लियर भैया, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। बेईमान में उपसर्ग बताओ। तो अभी मैंने बताया उपसर्ग कहां था भैया? अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण शब्द के आगे, अर्थपूर्ण शब्द के शुरू में, अर्थपूर्ण शब्द के शुरू में। फालतू शब्द जो होगा, फालतू शब्द, फालतू शब्द,
तो अब क्या दे रखा, बेईमान। तो इसमें से अर्थपूर्ण शब्द निकालो, ईमान। ईमान क्या आ गया, क्या आ रहा, बे। तो ये क्या बनेगा, प्रत्यय बे, ओ सॉरी उपसर्ग क्या बनेगा, बे। बे उपसर्ग है इसमें। और उसने क्या पूछा देखो जरा, अरे 3 में बे दे दिया तो बे तो बनने का ही ना, बे की जगह बनेगा बे। अब कौन सा बे बनेगा भैया, संस्कृत का, फारसी का, अरबी का बे बनेगा। तो भैया बे शब्द कहां से लिया गया है, बे शब्द लिया गया फारसी से। कहां से लिया गया है भैया, फारसी से। कहां से लिया गया, फारसी से। मेरे बच्चों बोर तो ना हो रहे, ओम फो कर दो बीच में, ओम फो। वीडियो लंबी है इसलिए मैं ज्यादा खींच नहीं रहा, है ना, थोड़ा चुटकुले नहीं छोड़ रहा। बे, ठीक है, बे। और बे कहां का है, फारसी का। आगे चलते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में, आहा पैर, नीलकंठ में, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, है ना, 2 शब्दों से मिलकर तीसरा शब्द बन गया शिव। ऐसा किसमें बनता, बहुब्री में। तो देखो जरा, बहुब्री समास, बहुब्री समास। अच्छा भैया बहुब्री ऑप्शन में नहीं होता, तो एक शब्द दूसरे की विशेषता किसमें बताता, विशेषता कर्मधारय में, कर्मधारय में। कब बताते कर्मधारय, जब विशेषता बताता, ठीक है। अच्छा भैया जी आगे चलते हैं, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया, इसमें सही जवाब हो गया बहुब्री। चौराहा में कौन सा समास है, चौराहा, 4 राहों का समूह, गिनती आ गई, चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। गिनती किस में आती है भैया, द्विगु समास में, द्विगु समास में। तो देखो जरा द्विगु कहां है, द्विगु समास में गिनती किस में आती है, गिनती भैया द्विगु समास में आती है। और गिनती भी कहां तक आती है, गिनती शब्द के शुरू में आएगी, शब्द के शुरू में, शब्द के शुरू में कोई शब्द होगा अर्थपूर्ण और उसके उपसर्ग के तौर पे, उस शब्द के उपसर्ग के तौर पे गिनती आ रही होगी। जैसे राहा, यहां अर्थपूर्ण शब्द क्या, राहा, है ना, और राहा के शुरू में आ गई 4, है ना। तो गिनती आ रही होगी किसी शब्द के शुरू में और पीछा जुड़ रहा होगा उसके अर्थपूर्ण शब्द, ऐसी गिनती जुड़ रही होगी तो वो द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। रातों रात, मैंने बताया अगर किसी शब्द की रिपीटेशन हो रही है, जैसे रातों रात, रात और रात, है ना, रात रात, धीरे धीरे, पीछे पीछे, अगर किसी शब्द की रिपीटेशन हो रही है तो वो अवयवी समास होता है, अवयवी समास। या इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का, और उपसर्ग के तौर पे किसी अर्थपूर्ण शब्द के आगे, ठीक है। अब जैसे आजकल, तो अब मैं कह दूंगा किसी शब्द के आगे आ रहा हो, ठीक है, या अनु आ रहा हो, या भर आ रहा हो, या पिर आ रहा हो, या पिरती आ रहा हो, यदा आ रहा हो, यदा, कदा, ठीक है, भर हो ही गया, ठीक है, यथा, यदा, यथा, यथा करो इसे, यथा। या किसी शब्द की रिपीटेशन, जैसा आजकल। अब आजकल जो है, आजकल रिपीट नहीं है, जैसे धीरे धीरे रिपीट है। आजकल हो गए विलोम शब्द, आज का विलोम शब्द कल, विलोम शब्द किस में आते, द्वंद्व समास में, विलोम शब्द किस में आते, द्वंद्व। तो आजकल में कौन सा समास है, द्वंद्व। फिर भैया तुमने लिखा क्यों, इसलिए लिखा, जरा देखो इसके शुरू में भी क्या आ रहा, आ। तो ये नहीं कि शुरू में आ गया तो क्या कर दो उसे तुरंत अवयवी समास। जब आ उपसर्ग के तौर पर आ रहा हो, जैसे आ जन्म, आ जन्म, तो अर्थपूर्ण शब्द क्या हो गया, जन्म, और उपसर्ग के तौर पर आया आ। ऐसी अनुसरण, शरण हो गया मेन शब्द, अनु आ गया शुरू में। भर पेट, पेट हो गया मेन शब्द, भर आ गया शुरू में। प्रीति दिन, दिन हो गया विशेष शब्द और प्रीति आ गया शुरू में उपसर्ग के तौर पे, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। तो इसमें हो गया अवयवी समास। कांगी शब्द मिटाने वाला, अच्छा। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए, अद्भुत का आश्चर्य, आश्चर्य। तो देखो कौन से में ऑप्शन में, भय, भय किसका, भयानक रस का, भय किसका है, अद्भुत का लिखो आश्चर्य, आश्चर्य ऊपर, और भयानक का लिखो, भय का लिखो भयानक। भयानक रस का स्थायी भाव है भयानक, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विस्मय किसका, विस्मय है अद्भुत का, अद्भुत, अद्भुत का ही आश्चर्य है, अद्भुत का ही विस्मय है। तो ठीक है, अब इसने आश्चर्य ना देकर दे दिया विस्मय, तो ये हो गया बी। हास रस किसका, हास का ही है, हास हास का ही है। रति किसका, रति, रति 3 का, रति पहला श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस। अच्छा भैया जी, और रति किसका भैया,
भक्ति रस का, भक्ति का है रति और अनुराग, भक्ति का है रति और अनुराग, ठीक है। और वात्सल्य रस का, वात्सल्य रस का है रति वात्सल्य, रति वात्सल्य, वात्सल्य का रति वात्सल्य, भक्ति का रति और श्रृंगार रस का, रति और अनुराग इसका, श्रृंगार रस का रति और प्रेम, रति और प्रेम। तो रति 3 का है, बिल्कुल भैया, लेकिन हमें जो चाहिए था वो था बी ऑप्शन, बिल्कुल भैया याद रहेगा। अच्छा बेटा, अद्भुत रस का वो बताना कौन सा नंबर, अद्भुत का 6, अद्भुत कौन से नंबर का रस है, 6ठे नंबर का। विभत्स पर आ जाओ, विभत्स, विभत्स रस का स्थायी भाव बताओ, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा, ये किसका है, विभत्स रस का, जुगुप्सा या घृणा। अच्छा भैया, क्रोध का रौद्र, क्रोध किसका, रौद्र रस का। शोक किसका, शोक है करुण रस का, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक, करुण का स्थायी भाव शोक, रौद्र का क्रोध, जुगुप्सा या घृणा किसका, विभत्स का, यही हमें चाहिए था। भय किसका, भयानक रस का। तो ये रस है। शोक किसका स्थायी भाव है, करुण रस का, क्रोध किसका, रौद्र रस का, भय किसका, भयानक का, जुगुप्सा किसका, विभत्स का, जुगुप्सा किसका, विभत्स का। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। आ गई, चलो अब क्या उठेगा, तो बीच में ऐसे चलाते नहीं था। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे सुकुमार मत जानो सखे। कृष्ण जी किससे कह रहे हैं बेटा ये बात, अर्जुन से, सखे, अर्जुन को ही तो कहा है उन्होंने, अर्जुन। तो अर्जुन से जब बेटा रामायण का, उसका महाभारत का युद्ध चालू होता, महाभारत का, और अर्जुन हथियार उठाने से मना कर देता, कहता सामने मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे ताऊ, ऐसा बताता, रिश्ते गिनवाने लगता है। तो क्या कहते हैं वो, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। तो वो अर्जुन के अंदर जोश भरने के लिए ऐसा कहते हैं। तो क्या श्रृंगार रस है इसमें, नहीं। क्या दुख के साथ कहते हैं, नहीं। वीर रस, उत्साह के लिए कहते हैं, उसके अंदर वीरता भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन से ऐसा कहते हैं। बहुत बढ़िया, सी हो गया इसका। राम के लिए फल लाओ के लिए किसका कारक है, कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, और वो भी कौन सा वाला से, साधन वाला, साधन। जैसे मोहन ने चक्कू से फल काटा, मोहन ने चक्कू से फल काटा, तो चक्कू हमारे लिए साधन हो गया, चाकू हमारे लिए क्या हो गया, साधन। तो क्या आ जाता, करण। संप्रदान को के लिए, को के लिए, किसी के लिए समर्पण करना या किसी के लिए कोई काम करना। मैंने माताजी के लिए चाय बनाई, तो ये हो गया संप्रदान। अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, जब कोई चीज अलग हो जाती है, अलग होना, ठीक है बेटा। कर करके देखना इस तरीके से, जो चैप्टर में सारे करवा रहा हूं, मिक्सर कवर कर रहा हूं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अलग हो रहे हैं ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अभी मैंने बताया अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, अपादान से आता है इसमें, और इससे का मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग होना। हाँ भैया जी, तो कर्ता ने कर्म को करण से, पर ये वाला से किस चीज के लिए है भैया, साधन के लिए। जैसे मोहन बस से दिल्ली गया, तो बस हमारे लिए साधन होगी, बस से दिल्ली गया, है ना। और बच्चे बॉल से खेलते हैं, बॉल से, तो से आ रहा, लेकिन बॉल क्या होगी, साधन, है ना। मोहन बल्ले से खेलता है, फुटबॉल से खेलता, वो हमारे लिए साधन हो गए। संप्रदान अभी बताया था, से अलग होना, ओ सॉरी, संप्रदान को के लिए, को के लिए, है ना। मैंने पिताजी को पुस्तक दी, पिताजी के लिए चाय बनाई, अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना। तो यही पूछ रहा, पेड़ से पत्ते गिरते तो कौन सा हो गया, अपादान। अधिकरण में, पे, पर, एग्जाम्पल के तौर पे, किताब मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, तो इसका कौन सा हो गया, सी, ठीक है। बिल्कुल भैया समझ में आ गए चारों। मोहन ने सांप को डंडे से मारा, रे बहुत सारे आगे इसमें, तो एक तो ये आ गया ने, को, से। इस वाक्य में डंडे से कौन सा कारक है, अच्छा इसमें पूछ लिया। अगर पहले में पूछता मोहन ने सांप को, तो मोहन हो गया कर्ता, तो कर्ता कारक हो जाता। सांप को तो काम कर रहे हैं जिस पर वो हो जाता कर्म, है ना। अगर पूछता मोहन, कर्म करता है ही नहीं, तो कर्ता क्या हो जाता, कर्ता कारक हो जाता मोहन, मोहन ने, है ना, क्योंकि ने आ रहा पीछे।
सांप को मारा, कर्म हो गया। सांप को, अगर इसमें पूछता सांप को में कौन सा है तो कर्म कारक। उसने पूछा डंडे से, डंडा हमारे लिए साधन हो गया। साधन किसमें होता, अपादान से अलग होना, संप्रदान को के लिए, करण साधन, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण में जो से आता वो किसके लिए आता भैया, साधन के लिए, साधन। अब मैंने बोला ना डंडे से मारा, तो डंडा हमारे लिए साधन है मारने का, तो ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया बी ऑप्शन। अरे तुम यहां कैसे, अरे माने पुकारना होता, पुकारना है ना, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं भैया, विस्मयादि बोधक, हाँ भैया विस्मयादि बोधक चिन्ह है ये रहा, इसकी पहचानिए विस्मयादि बोधक, ठीक है। अच्छा विराम चिन्ह पूछा, मैं कारक समझ रहा, अगर कारक पूछा होता तो कौन सा था, पुकारने वाला आ जाता, पुकारने वाला, ठीक है, ठीक है जी। चिन्ह पूछा तो ठीक है। अरे किसका बज गया, साइलेंट करो इसे यार। चलो जी आगे चलो भाई। जब किसी के कथन को उसी के शब्दों में कहना हो, किसी और की कही बात को जब जो का त्यों कहना हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं ना इस तरीके से। तो ये वाले चिन्ह कौन से होते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह नहीं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जैसा माता पिता, इस तरीके से प्रयोग होता है योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह बिल्कुल यही वाला चिन्ह तो चाहिए, उद्धरण चिन्ह किसी और की कही बात को जो का त्यों दिखाने के लिए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है जैसे किसी कहानी वगानी में नाम के साथ, राम ने ये कहा, बार बार ये ना कहकर बस ऐसे लिख दो राम, ठीक है, राम ने ये कहा, श्याम ने कहा, तो राम श्याम तो लिखना पड़ेगा पहचान के लिए, और बाद में ये कहा फेंका सब खत्म करके बस लाइन खींच दो, तो ये होता निर्देशक चिन्ह। राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, बार बार कहां तक लिखेंगे, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, बस राम लिख के लाइन खींच दो, श्याम कह के लाइन खींच दो, और आगे की बात जो ये कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दो। तो इसका हो गया सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। नहीं, जैसे राम श्याम मोहन आदि, यहां जैसे के बाद ये जो चिन्ह लग रहा के बाद कौन सा चिन्ह है, जैसे के बाद, जैसे क्या ये रहा, ठीक है। अब देखो अर्धविराम, अर्धविराम होता नहीं भैया, अर्धविराम होता जहां पे ये वाला चिन्ह बना होता, क्या ये वाला है, ये वाला कौन सा भैया, ये जो लग रहा है ये वाला, ये होता अल्प विराम, ये वाला कौन सा होता अल्प विराम, ये है अर्धविराम। अर्धविराम कौन सा, लो ये रहा, ये रहा, और ये कौन सा है, ये है अल्प विराम, अल्प विराम जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो, अल्प विराम। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा, ये क्या ये वाला है, नहीं है भैया, क्या ये वाला है, नहीं है, क्या ये वाला है, नहीं है। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। उद्धरण चिन्ह कौन सा होता, अभी मैंने बताया था ये वाले, या ये वाले भी होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन दूं आपको पेपर में इस बार जो मुझे लग रहा, सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है, ये आप सर्च मारना, बहुत बेहतरीन जवाब मिलेगा। सिंगल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, ठीक है। तो अब एक बताओ ये वाला कौन सा मिल गया, निर्देशक चिन्ह, तो किससे मैच कर गया, सी से। भाई 3 हमने गलत छांट दिए, किससे मैच कर गया, सी से। कौन सा शब्द देशज है, देखो बेटा देशज में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। पहला गड़बड़, दूसरा पगड़ी, पगड़ी, तीसरा थैला, ठीक है, चौथा पगड़ी हो गया, गड़बड़ हो गया, थैला हो गया, और एक और है अभी ध्यान नहीं आएगा, लोटा। ये 4 बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा ठाट, खाट, टांग, ठीक है, बिटोरा, ये सारे भी क्या है, फावड़ा, ये भी देशज शब्द है। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा, इंपॉर्टेंट में से पगड़ी, ठीक है। तो पगड़ी कौन सी भाषा का शब्द हो गया, पगड़ी भैया देशज शब्द हो गया। कुर्सी, बाजार, दुकान, देखो कुर्सी कौन सा शब्द हो गया, तुर्की भाषा का, तुर्की भाषा का। बाजार और दुकान कौन सी भाषा के शब्द हो गए, फारसी भाषा के। तो देखो जरा 2 मिलने चाहिए, संस्कृत के हैं, नहीं है, पुर्तगाल के हैं, नहीं है, अरबी फारसी, अंग्रेजी का तो है ही नहीं। बेटा देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, सही कर लेना, इसे चेक कर लेना एक बार और, चाहे नेट, तुर्की और फारसी, तुर्की और फारसी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया बेटा। स्कूल, कॉलेज, पेन, ये तो कोई ये बता देगा इंग्लिश है ना, तो ये कैसे शब्द है, विदेशज।
और विदेशज में भी कौन सी भाषा के? विदेशज में भी भैया, ठीक है, अंग्रेजी के। अगली बार थोड़े और कैड़े शब्द ले लिए जाएंगे, जैसे पुर्तगाल के शब्द ले लो, काजू वगैरह ऐसे ले लो, अरबी के ले लो, फारसी के, वो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? विदेशज अंग्रेजी। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। वह खाना खा चुका है, इस वाक्य में कौन सा काल है? चुका है। देखो चुका है, चुकी है किस में आते भैया? पहली बात तो ये किस में आएंगे? भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में नहीं भैया जी, आसन्न भूतकाल, जब काम अभी अभी खत्म हुआ हो। और आसन्न भूतकाल की पहचान भी क्या? चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं। चुका है, चुकी है आदि शब्द ऐसे आते हैं किसमें? आसन्न भूतकाल में। आसन्न। पूर्ण भूतकाल रहा था, ओ सॉरी, ये तो अपूर्ण के, पूर्ण के नहीं है। पूर्ण जिसमें काम पूरा हो गया हो। अपूर्ण में आता रहा था, रही थी, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल में आता रहा था, रही थे। ठीक है, सॉरी गलती मान रहा हूं मैं, ये पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण, पूर्ण जिसमें तो काम पहले ही पूरा हो गया हो। यदि वह आता तो मैं जाता। देखो जब भी इस तरीके के वाक्य आएंगे ना, शर्त वाले, शर्त, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मैं खेलता तो फर्स्ट आ जाता, यदि मैं दौड़ता तो फर्स्ट आ जाता, यदि मैं दौड़ता तो बस पकड़ लेता, है ना। तो ये वाले हमेशा, पहली बात तो ये ध्यान रखना, बाद में देखना वर्तमान भूतकाल। जब भी शर्त आ रही होगी ऐसे तो ये होंगे हेतु हेतु, हेतु हेतु, ठीक है, हेतु हेतु मद। अब उसके बाद देखना भूतकाल होंगे। ये हेतु हेतु मद तीनों में होता, भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, भविष्य काल में भी, तीनों में होता है। तो अब हेतु हेतु का होता, पहली बात तो ये उदाहरण होता किसका जब भी ऐसा आ जाए भैया? हेतु हेतु का। अब इसमें हेतु हेतु एक ही है, तो ये तो हमने छांट लिया, लेकिन पेपर में तो ऑप्शन फंसाने के हिसाब से दे सकता। तो ये बेटा एक बात देखो, यदि वह आता तो मैं जाता, तो बात पुरानी है। अगर वो आता, मैं पहली बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गया भूतकाल। अब मैं कहूं यदि वो आए तो मैं जाऊं, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अभी की बात कर रहा हूं, वर्तमान काल, जैसे मैं जाने को तैयार बैठा हूं। यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो भविष्य, हेतु हेतु भविष्य काल, तीनों समझ लो। यदि वह आता तो मैं जाता, पुरानी बात है, आता तो जाता, अब ना आया ना मैं गया, है ना, यूं तो बात बैठनी, तो पुरानी बात होगी। यदि वो आए तो मैं जाऊं, ये वर्तमान की बात होगी। यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो हो जाता हेतु हेतु मत भविष्य काल। यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, है ना, अभी तो आने की बात ही ना। तो ये भी समझ में आ गया भैया? बिल्कुल समझ में आ गए तीनों। बच्चा रो रहा है, देखो जब भी रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, तो ये होता है तात्कालिक वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसी को कहते हैं बेटा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कुछ होता नहीं है, तात्कालिक वर्तमान काल बिल्कुल वही है, अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं इसे। ठीक है, बच्चा रो रहा था, और अगर यह कह दूं रो रहा, सॉरी रो रहा है, रो रहा था, तो यह हो गया अपूर्ण भूतकाल। अगर रहा है की जगह हो जाएगा रहा था, तो यह हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो बात समझ में आ गई? ये वाला कौन सा हो गया भैया? तात्कालिक वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे हैं, ये किस में आएंगे? तात्कालिक वर्तमान काल में आएंगे, और इसे ही अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। मैं से डरता हूं, रिक्त स्थान में भरिए। मैं डरता हूं, किससे डरता हूं? देखो सांप को डरता हूं नहीं, सांप से डरता हूं। मैं सांप से डरता हूं, सांप ने डरता हूं, सांप के डरता हूं नहीं। तो कौन सा हो गया इसका? ए। क्या हो गया? ए। आगे चलते हो 44। उसने घर आकर बताया, उसने घर को आकर बताया, को गलत हो गया भैया, अच्छा ही नहीं लग रहा ये तो। उसने घर पर आकर बताया, ये सही सा लग रहा, अभी देखेंगे। उसने घर में आकर बताया, नहीं। उसने घर से बताया, सबसे सेट कौन सा लग रहा है इसमें? पर वाला, तो ये गलत हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। घर पर आकर बताया, घर में आकर बताया है, उसने में आकर बताया, घर पर चढ़ के थोड़ी बताएगा, घर पर है ना, घर में आकर बताया। सॉरी बेटा, क्षमा चाहता हूं, है ना। और आप चेक कर लेना भाई, घर में ही तो आकर बताएगा, घर पर चढ़ के थोड़ी बता दिया उसने। ठीक है, तो इसमें हो गया में। 45 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर लिया और बढ़िया तरीके से समझाते हुए करवा रहा हूं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अच्छा सारे एक ही शब्द है, तो अनुग्रहित ही लिख रहे हैं सारे। तो अनुग्रहित कैसे लिखा जाता? अनुग्रहित, अनुग्रहित। अच्छा मात्रा अब भी गलत चढ़ गई हमसे भी, कोई बात ना, अब सही कर देंगे। तो
अनुग्रहित कैसे पहचाना, यहां पे 1 2 जगह आ रहा बस यूरा, ठीक है। तो अनुग्रहित कौन सा हो जाएगा, सी पक्का, या यू वाली है डी, है ना, सी यही, सी है पक्का, है ना। आगे चलिए, सुबह होती तो पक्षी, सुबह होते ही पक्षी चिल्लाने लगते हैं, काय को पक्षी को चिल्लाए तो थोड़ी है, चहचहाते हैं, बिल्कुल हाँ चहचहाते, बोलते नहीं, रोते नहीं, तो ये हो गया चहचहाना, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। निम्न में से किस वाक्य में मे और पर का सही प्रयोग हुआ, मे और पर का, वह कुर्सी में बैठा है, कुर्सी के अंदर कैसे बैठ जाएगा, कुर्सी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, और पर क्या है हमारा भैया, पर है संबंध, 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 संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक, और संबंध बोधक शब्द अविकारी भी होते हैं, अविकारी शब्द भी है, पर क्या है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द और अविकारी, ठीक है। वह कुर्सी पर बैठा है, बिल्कुल सही बात है, वह कुर्सी से बैठा है, गलत, वह कुर्सी को बैठा है, गलत, तो वह कुर्सी पर बैठा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। जो किसी वस्तु की स्थिति बताएं, वस्तु के साथ या व्यक्ति के साथ, वो क्या है, संबंध बोधक शब्द होते हैं, वो कैसे शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द, और ये किस में आते हैं, अविकारी शब्दों में। यश का सही विलोम शब्द बताओ, यश का अपयश होएगा, देखो कहां, ये रहा, यश का अपयश, बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलिए, अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द बताइए, अनुराग का होता विराग, ए ऑप्शन ही हो गया, अनुराग का, अनुराग तो हो ही नहीं सकता, दुराग भी नहीं होता ऊपर, तो अनुराग का विराग। आगे चलिए बेटा, मैं तो यही रहूंगा, इस वाक्य में तो और ही किस शब्द के हैं, देखो मैंने जब बताया था तो और यही, जब कोई शब्द दूसरे शब्द पर विशेष जोड़ दे, यही तो, ऐसे शब्द कौन से होते, ही, ठीक है। तो ये शब्द भैया निपात शब्द होते, निपात, जब एक शब्द खुद पर ज्यादा जोड़ ना देकर दूसरे शब्द पर जोड़ दे, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं निपात शब्द। अच्छा बेटा, वीडियो आपकी पूरी हो जाती है बेटा, मैंने आपको कई सारे चैप्टर के बेटा 50 क्वेश्चन कवर कराए हैं, बहुत ठंडे दिमाग से, आप भी देखिए लगाकर कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और कितने याद हैं। इस टाइप से ही हिंदी का पेपर आएगा, मिक्सचर, हर चैप्टर से 1 1 2 2 क्वेश्चन। अगला फिर ऐसी एक वीडियो डालने वाला हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, जिससे बेटा हमारा मनोबल बढ़े। ओम फो करके कमेंट जरूर कर देना, जिससे हमें लगे बच्चों को समझ में आ रहा। ओम फो।